और सभी बच्चे बढ़िया हो। चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए अपने पास यूनिट थर्ड चल रही थी और यूनिट थर्ड में मैंने तुमको बता दिया था कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। माध्य मुक्त पथ के द्वारा जो भी अपने पास गति होगी वो कौन सी गति होती है। मैंने तुमको बताया था कि किसी भी बंद पात्र में जब कोई गैस के अणु आपस में टक्कर करते हैं, क्या करते हैं, आपस में जब टक्कर करते हैं तो वो कौन सी अवस्था में रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो गतिशील जब अवस्था में होंगे और वो गति करेंगे, वो कौन सी गति करेंगे, ब्राउनी गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जब कोई गैस के अणु जब टक्कर करते हैं, क्या करते हैं, टक्कर करते हैं तो उनसे उनके द्वारा जो चली गई दूरी है, क्या है, उनके द्वारा जितनी दूरी तय की गई है उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त पथ बोलते हैं। तथा t समय में जो उनका जो औसत होगा, क्या होगा, जो चली गई दूरी है और जो उनका t समय के पश्चात जो उनका औसत होगा किनका, गैस के अणुओं का, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। क्लियर था यहाँ तक सबको। आगे बात मैंने बताई थी कि जो जब अपन औसत वेग क्या मान लें उसका कण का, भाई किसी अणु का औसत वेग मैंने क्या माना था, v बार, क्या माना था, v बार। तो उस स्थिति में जो माध्य मुक्त पथ होगा और लैम्डा, लैम्डा क्या होता है वहां पर, माध्य मुक्त पथ होता है। पहले भी बता दिया था कि माध्य मुक्त पथ को अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। क्लियर था यहाँ तक। तो जब मैंने अणु का औसत वेग क्या माना है, v बार, और समय कितना है, t समय, तो अपने पास लैम्डा बराबर कितना हो गया था, v बार इंटू टी अपॉन n। क्या हो गया था, n। v बार तो क्या होगा अपने पास अणु का औसत वेग, t क्या हो गया समय, और n क्या हो गया अपने पास, जो अपने पास t समय में टक्करों की संख्या, जो कुल टोटल संख्या होगी टक्करों की संख्या, t समय में जो कुल संख्या होगी किनकी, टक्करों की संख्या होगी, उसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर था, क्लियर। और मैंने तुमको बताया था कि जब भी अपन कोई अणुओं की संख्या लेते हैं या अपन कोई किसी भी बेलन की जब अपन परिचर्चा करते हैं तो जो अपने पास t समय में जो अणुओं की संख्या होगी कितनी, v बार इंटू टी, यही तो बताया था। और जो अपने पास या तो वो केंद्र में स्थित होगा या पृष्ठ के बाहर स्थित होगा या पृष्ठ के अंदर स्थित हो। क्लियर था यहाँ तक। फिर मैंने बताई थी जब भी अपने पास टक्करों की संख्या अपन ने कितनी मानी थी, भाई एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में जब अपन ने टक्करों की संख्या क्या मानी थी, स्मॉल n, क्या मानी थी, स्मॉल n। तो उस स्थिति में मैंने तुमको बताया था कि जो n बराबर होता है कुल टोटल टक्करों की संख्या, वो कितनी बताई थी, n इंटू पाई डी स्क्वायर v बार इंटू टी। यही बताई थी, नहीं बताई थी, बताई थी। और हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, v बार इंटू टी अपॉन कितना होता है, कैपिटल N। तो मैंने इसका मान इसमें रख दिया था, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया था, v बार इंटू टी अपॉन n पाई डी स्क्वायर v बार इंटू टी। यही आया था, नहीं आया था, आया था। तो v बार इंटू टी से v बार इंटू टी कैंसिल हो गया था। तो उस स्थिति में लैम्डा बराबर अपने पास कितना आया था, 1 अपॉन n पाई डी स्क्वायर। यही आया था, नहीं आया था, आया था। लेकिन जब उन्होंने इस सूत्र को व्युत्पन्न किया था तो उसने ये माना था कि एक अणु को, क्या किया, एक अणु को बाहर रखकर और सभी अणुओं को क्या माना था, स्थिर अवस्था में रखा था। तो ऐसा इसमें, इस सूत्र को व्युत्पन्न करने में ऐसा नहीं होता है, किसमें, माध्य मुक्त पथ में। तो उस स्थिति में जो अपने पास जो सूत्र व्युत्पन्न हुआ था वो कितना हुआ था, लैम्डा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, पाई एन डी स्क्वायर। क्लियर, कि जब अपन इस सूत्र को व्युत्पन्न किया था तो उसमें क्या किया था कि एक अणु को छोड़कर बाकी के जो सभी अणु हैं उनको किस अवस्था में माना था, स्थिर अवस्था में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, माध्य मुक्त पथ में अणु को, एक अणु को छोड़कर स्थिर अवस्था में सभी अणुओं को नहीं रखा जाता है। इस स्थिति में जो अपने पास माध्य मुक्त पथ आता है वो कितना आता है, लैम्डा बराबर 1 अपॉन, जो लास्ट रिजल्ट निकल के आता है वो लास्ट माना था, वो माध्य मुक्त पथ माना था, वो कितना माना था, लैम्डा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में तुमको बता दिया था।
क्लियर था सबको? चलिए अगला हेडिंग डालिए लैम्डा की गैस के, अगला हेडिंग डालिए लैम्डा की गैस के घनत्व पर निर्भरता। अगला हेडिंग है लैम्डा की गैस के घनत्व पर निर्भरता। लैम्डा की गैस के घनत्व पर निर्भरता। लिखिए इसमें समीकरण एक को निम्न प्रकार लिखा, समीकरण एक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो लैम्डा बराबर उसको किस प्रकार लिखेंगे, m/√2 पाई mn d स्क्वायर। यहाँ लिख देना चूंकि m एक अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का द्रव्यमान, और यहाँ लिख देना mn क्या है, घनत्व, और घनत्व को अपन किससे डिनोट करते हैं, रो से। क्लियर? कि जब अपने पास देखिए मैंने तुमको निकलवाया था लास्ट जो कितने निकलवाया था, λ/1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, यही निकलवाया था नहीं निकलवाया था? जो लास्ट रिजल्ट निकल के आया था, जो अपने पास एक अणु को छोड़कर जो सभी अणु को स्थिर अवस्था में रखते हैं, तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो उस स्थिति में लैम्डा बराबर कितना आया था, 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर आया था। तब देखिए तो एक अणु का द्रव्यमान कितना माना, m, तो m हो गया m/√पाई, और जो अपने पास रो होता है उसका घनत्व होता है, क्या लिखा है, गैस के घनत्व पर निर्भरता। तो घनत्व क्या होता है, रो बराबर m है, तो इसलिए √2 पाई mn d स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो नीचे लिखिए लैम्डा बराबर m/√2 पाई, mn के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, रो, तो रो d स्क्वायर, m/√2 पाई रो d स्क्वायर। इसको चौखाना में बंद कर देना और समीकरण 2 डाल देना, समीकरण 2। तो नीचे लिख देना जिससे स्पष्ट है कि माध्य मुक्त पथ का जिससे स्पष्ट है कि माध्य मुक्त पथ का मान गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? नोट डाउन करिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला हेडिंग डालिए, दूसरा है अपना, ये तो पहला है, और दूसरा लिखिए लैम्डा की ताप T व दाब P पर निर्भरता। लैम्डा की ताप T व दाब P पर निर्भरता। देखिए
अब इसमें जब अपन लैम्डा के ताप T व दाब P पर निर्भरता ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि जब भी अपन दाब लेते हैं और ताप लेते हैं लैम्डा के लिए तो अपन किसका यूज करते हैं, आदर्श गैस समीकरण का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था जो फर्स्ट यूनिट की कराई थी, तो उसमें क्या बताया था, जब अपन किसी भी पदार्थ की एक मोल लेते हैं तो एक मोल के लिए n का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, नहीं हो जाता है, n का मान हो जाता है। तो उस स्थिति में आदर्श गैस समीकरण लिख देना यहाँ पर, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से कितना हो जाएगा अपने पास, PV बराबर RT। चूंकि PV बराबर क्या होता है अपने पास, NKT। तो इस स्थिति में P का मान कितना आ जाएगा, N, इसको कैपिटल लिखना है NKT। तो इसी स्थिति में P बराबर कितना आ जाएगा, N/V इंटू KT। तो अपने पास कितना आ गया, P बराबर, अब देखिए आदर्श गैस जब अपन दाब की जो समीकरण लेते हैं, जो अपने पास दाब होता है वो कितना होता है आदर्श गैस के लिए, P बराबर NKT। भाई जो अपन आदर्श गैस जो समीकरण होता है उस स्थिति में दाब का जो समीकरण निकल के आता है वो कितना आता है, P बराबर NKT। तो नीचे लिख देना, तो P बराबर कितना आ गया अपने पास, इसको कितना मान लिया अपन ने, पूरे को स्मॉल n, तो कितना हो गया P बराबर NKT। तो नीचे लिख देना आदर्श गैस के एकांक आयतन के लिए दाब समीकरण P बराबर NKT से Pn बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर P/KT, n बराबर P/KT। समीकरण एक में रखने पर तो कितना आ जाएगा, समीकरण एक में रखेंगे तो लैम्डा बराबर KT/√2 पाई PD²। लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, KT/√2 पाई D²। नोट डाउन करिए, दोबारा बता दूंगा कैसा आया है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ले नोट डाउन, चलिए देखिए दोबारा से सुन लीजिए दोनों को, कि जब लैम्डा गैस की जब अपन घनत्व निर्भरता निकालेंगे तो समीकरण एक को अपन कर लिख सकते हैं कि इस प्रकार, लैम्डा बराबर m/√2 पाई mn/d²। क्यों, क्योंकि m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान है, और mn क्या है अपने पास, रो, और ज्ञात क्या करवा है, घनत्व निर्भरता। तो m बराबर √2 पाई mn/d² में समीकरण एक को इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो इसी स्थिति में लैम्डा बराबर m/√2 पाई, mn क्या होता है, घनत्व, और घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, रो से, तो रो बराबर क्या होता है, mn। तो mn की जगह मैंने क्या रख लिया, रो इंटू d²। ये क्या होती है, लैम्डा की गैस के घनत्व पर निर्भर। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए फिर दूसरा है अपने पास कि ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो लैम्डा बराबर m/√2 पाई रो d² अपन कह सकते हैं कि जो माध्य मुक्त का मान है वो गैस के घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। चलिए लैम्डा की ताप T व दाब P पर निर्भरता ज्ञात करेंगे तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर RT, होता है नहीं होता। और हम उस स्थिति में हम जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, NKT, होता है नहीं होता किसी भी दाब के लिए। तो P का जब यहाँ से मैं मान निकालूंगा तो P बराबर कितना हो जाएगा, V कहाँ चले जाएगा यहाँ पर, तो N/V इंटू KT। इसको मैंने क्या मान लिया है, स्मॉल n।
तो P बराबर स्मॉल n इंटू के टी। क्लियर। अब मैंने क्या बताया कि आदर्श गैस के एकांक आयतन के लिए दाब समीकरण क्या होता है, P बराबर n के टी। किसी भी आदर्श गैस के लिए एकांक आयतन में जो अपन से पूछ लिया जाएगी दाब समीकरण क्या होता है, तो P बराबर तुम क्या बताओगे, n के टी, जहां पर स्मॉल n का मान कितना होता है, n अपॉन v। क्लियर सभी को। तो P बराबर n के टी से n बराबर, यहाँ से मैं n का मान निकालूंगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन के टी हो गया। और जब अपन ने समीकरण 1 निकाला था कितना निकाला था बताइए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर, ये तो निकाला था समीकरण 1। तो समीकरण 1 में मैंने n का मान क्या रख दिया, P अपॉन के टी। जब मैं n का मान यहाँ रखूंगा तो के टी तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और P कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो के टी अपॉन अंडर रूट 2 पाई पी डी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सभी को। चल तो नीचे लिख दीजिए, जिससे स्पष्ट है कि नीचे लिखिए, जिससे स्पष्ट है कि जिससे स्पष्ट है कि माध्य मुक्त पथ का मान, माध्य मुक्त पथ का मान गैस के परम ताप के क्या होता है, समानुपाती व, और P कहाँ पे है, नीचे है या नहीं है, व दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आगे समझ में कि देखिए, जब कोई माध्य मुक्त पथ का मान गैस के परम ताप के तो क्या होता है, समानुपाती, और दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर सभी को। चल बता दिए यहाँ तक। अगला हेडिंग डाल लेना, मुक्त पथों का वितरण एवं संघट प्रायिकता। मुक्त पथों का वितरण एवं संघट प्रायिकता। इसमें लिखिए, माना मूल बिंदु x बराबर 0, माना मूल बिंदु x बराबर 0 पर उपस्थित उन अणुओं की संख्या है जो अभी तक नहीं टकराए हैं। क्वेश्चन लिख देना, टकराए हैं N0, तथा मूल बिंदु से x दूरी पर संघट न करने वाले, संघट का मतलब होता है टक्कर, संघट न करने वाले अणुओं की संख्या n है। अणुओं की संख्या n
तथा n है तथा x प्लस dx दूरी पर तथा x प्लस dx दूरी पर संघटने करने वाले अणुओं की संख्या n-dn है, n-dn है। तो संघट प्रायिकता के सिद्धांत से क्या बताया है कि माना मूल बिंदु कितना माना है अपन ने, x बराबर क्या माना है 0, और जो अपने पास जो अणुओं की संख्या जो उपस्थित है और तथा जो अभी तक नहीं टकराए हैं उन अणुओं की संख्या क्या मानी उसने टोटल n0, क्या मानी है n0, और x दूरी पर उसमें अणुओं की संख्या क्या मानी है n-dn, और x प्लस dx दूरी पर उसके अणुओं की संख्या क्या मानी है n-d। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए अब देखिए अपन जानते हैं कि संघट प्रायिकता सिद्धांत क्या होता है अपने पास, -dn समानुपाती क्या होता है n/dx, होता है नहीं होता? होता है ना। तो देखिए तो अपने पास कितना आ जाएगा -dn अपॉन n, आ गया नहीं आया, समानुपाती कितना हो जाएगा वो dn अपॉन dx समानुपाती कितना हो जाएगा n। तो अपने पास दिस इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा -dn अपॉन dx। अब देखिए इस समानुपाती स्थिरांक को मैं हटाने के लिए कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगाऊंगा, नियतांक तो लगाऊंगा, तो मैंने ना बराबर क्या लगा लिया Pc इंटू n। तो यहाँ पे लिख देना Pc क्या है समानुपाती नियतांक है, तो समानुपाती नियतांक है तो इसे संघट प्रायिकता कहा जाता है। इसका समीकरण 1 डाल लें, समीकरण 1 संघट प्रायिकता कहा जाता है। तो अपने पास कितना मान आ जाएगा बताइए मेरे को, दिस इंप्लाइज दैट dn अपॉन n बराबर -Pc इंटू dx। तो समीकरण 1 से यहाँ लिख देना, आगे अगर आपके समझ में नहीं आए तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। क्लियर है? देखिए जो अपने पास संघट प्रायिकता सिद्धांत होता है वो कितना होता है -dn समानुपाती n/dx। यहाँ से मैंने dx का पक्षांतर के इधर लिया समानुपाती n, समानुपाती को हटाने के लिए मैं कोई ना कोई नियतांक लगाऊंगा, तो इस समानुपाती इसको हटाने के लिए मैंने नियतांक क्या लगा लिया Pc। तो -dn अपॉन dx बराबर क्या हो गया Pc इंटू n। क्लियर सभी को? मैंने तुमको यहाँ भी बता तो दिया है कि Pc क्या है समानुपाती नियतांक है, तो संघट प्रायिकता कहा जाता है। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा यहाँ पर अपने पास dn अपॉन n बराबर Pc इंटू dx, और माइनस चिन्ह कहाँ चले जाएगा दूसरी साइड, तो dn अपॉन n बराबर -Pc इंटू dx। क्लियर? बताइए यहाँ तक। ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, उतार लिया होगा यहाँ तक तो। नीचे लिखिए समाकलन करने पर, नीचे लिखिए समाकलन करने पर, नीचे लिखिए समाकलन करने पर। तो समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, बताइए मेरे को कितना आ जाएगा समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन dn अपॉन n बराबर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन -Pc इंटू dx। तो अपने पास कितना आ जाएगा इससे समाकलन करने के बाद log n
बराबर कितना आ जाएगा log n माइनस पी सी एक्स प्लस सी, माइनस पी सी एक्स प्लस सी। नीचे लिख देना x बराबर 0 पर n बराबर n 0, x बराबर 0 पर n बराबर 0। तो c का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, c बराबर log n 0, c बराबर कितना आ जाएगा log n 0, c बराबर कितना आ जाएगा log n 0। तो अपने पास यहाँ से मान कितना आ जाएगा log n बराबर माइनस पी सी एक्स तो है ही, और c का मान कितना है अपने पास log n 0 कितना है प्लस log n 0। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड डाल, log n बराबर कितना आ गया अपने पास माइनस पी सी एक्स प्लस log n 0। तब यहाँ से मैं इसको log n और log n 0 को कहाँ ले आऊँगा एक साइड में, तो कितना हो जाएगा log n अपॉन n 0 बराबर कितना हो गया माइनस पी सी एक्स। अब log को मैं जब यहाँ से हटाऊंगा तो वो ये कितने की पावर में छंट जाएगी, e के बेस में छंट जाएगी या नहीं छंट जाती है, छंट जाती है। तो अपने पास कितना आ गया n अपॉन n 0 बराबर e की पावर माइनस पी सी एक्स। तो अपने पास कितना आ गया n बराबर n 0 e की पावर माइनस पी सी एक्स। तो n का मान कितना आ गया अपने पास e बराबर n 0 इंटू e की पावर माइनस पी सी एक्स। नोट डाउन करिए। क्लियर है यहाँ तक? कि समाकलन करेंगे तो अपने पास log n बराबर माइनस पी सी एक्स प्लस सी आ गया, तो x बराबर 0 पर कितना आ गया n बराबर n 0। तो इस स्थिति में c का मान कितना आ जाएगा log n 0, और जब अपन c का मान log n 0 रखेंगे तो log n बराबर माइनस पी सी एक्स प्लस कितना हो गया log n 0। तो log n अपॉन जब n 0 का मान निकालेंगे तो माइनस के पी सी एक्स लोगे तो रह जाएगा। जब अपन इस log को हटाएंगे तो ये किसकी पावर में छंट जाती है, e के बेस में छंट जाती है नहीं छंट जाती है, log को हटाते हैं जब, तो e की पावर माइनस पी सी एक्स, तो n बराबर n 0 e की पावर माइनस पी सी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए समीकरण 3, समीकरण 3 मूल बिंदु से x दूरी पर, मूल बिंदु से x दूरी तक संघट ने करने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है। तो नीचे लिख देना x दूरी पर या x दूरी तक संघट ने करने वाले अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी p बराबर n अपॉन n 0। तो इस स्थिति में p बराबर कितना आ जाएगा e की पावर माइनस पी सी एक्स। तो p बराबर कितना आ जाएगा e की पावर माइनस पी सी एक्स। तो नीचे लिख देना तथा x दूरी तक संघट करने वाले अणुओं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी p डैश बराबर 1 माइनस पी। तो p डैश बराबर कितना आ जाएगा, p का मान कितना निकाला है e की पावर माइनस पी एक्स, तो 1 माइनस e की पावर माइनस पी सी एक्स, e की पावर माइनस पी सी एक्स। तो p डैश बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस पी सी एक्स। उतार लीजिए जल्दी। एक बार अपने हाथों से निकाल लेना इसको एक बार, ठीक है। आप देखिए जो अपने पास संघट प्रायिकता और माध्यमुक्त पथ में जो संबंध होता है उसको अपन अब डिनोट करें। माध्यमुक्त पथ तथा
संघट प्रायिकता में जो संबंध होता है उसके बाद एक बार जरूर पढ़ लेना, एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। ठीक है, क्लियर? चल